नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है पेपर सेकंड, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में आज बात करेंगे। इस पे क्वेश्चंस पूरा एक मेजर क्वेश्चन बनता है बच्चों, 3-3.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बैनब्रिज ने अकेले एक स्पेक्ट्रोग्राफ बताया था। इसी तरह द्विफोक्सी का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन यहाँ जानना चाहेंगे। तो द्विफोक्सी का मतलब है कि एक ऐसा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें आयनों के वेग तथा दिशा दोनों का फोकसन होता है, मतलब वेग का भी हो और दिशा का भी हो, कि दोनों का जब फोकसन हो रहा है तो ऐसा जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उसको द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से अपन जानते हैं। सर्वप्रथम बैनब्रिज और जॉर्डन दोनों ने मिलकर ये द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था और इसकी कार्यप्रणाली को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले एक आयन स्रोत बताया है। इस आयन स्रोत विसर्जन नलिका के रूप में होता है और जो भी धनायन अपने को प्राप्त करने होते हैं उनकी गैस इसके अंदर भरी जाती है और विसर्जन के दौरान जो धनायन है उन धनायनों को अपन प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ आपने देखा होगा कि एक S1 स्लिट है, S2 स्लिट है और कैथोड यहाँ बता रखे हैं। तो यहाँ कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज लगभग 20,000 वोल्ट यहाँ अप्लाई की जाती है। इतनी हाई वोल्टेज से पार्टिकल जब विसर्जन नलिका से निकल कर बाहर आता है तो बाहर आने के दौरान एक बेलनाकार स्थिर विद्युत ऊर्जा फिल्टर के अंदर उसको गुजारा जाता है। तो ये जो बेलनाकार स्थित ऊर्जा फिल्टर है, इसमें से जब धनायन गुजरता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक तरह से 127 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए चलता है वो, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो। और ये जो चैम्बर है, जो ऊर्जा फिल्टर है, इसमें वैक्यूम के लिए एक निर्वात पंप भी लगा रहता है और यहाँ से जो पास ऑन हो रहा है इस ऊर्जा फिल्टर से जो भी धनायन पास ऑन हो रहे हैं वो स्लिट S3 से बाहर निकलते हैं। जैसे ही स्लिट से बाहर निकलते हैं तो चूंकि उन पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर गमन करता है। लेकिन उसको इस स्ट्रेट डायरेक्शन को, इन धनायनों को एक दूसरे चुंबकीय फिल्टर, जिसको तिर्य्य खंडीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो संवेग फिल्टर की तरह काम करता है, इसके अंदर से होके उसको गुजारा जाता है। जब इसके अंदर से होके गुजरता है तो गुजरने के दौरान यहाँ जो अलग अलग द्रव्यमान के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग द्रव्यमान के पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट जो P से बताई गई है इसके ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ मैंने दो तरह के द्रव्यमान बताए हैं, M1 और M2। तो M1 वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे और एक रेखा बना लेते हैं, वो एक वर्ण क्रम बना लेते हैं। और M2 वाले द्रव्यमान वाले दूसरी जगह इकट्ठे होंगे और ये यहाँ से जो समान संवेग के पार्टिकल हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे। अपन ये भी कह सकते हैं इसमें निर्धारित ऊर्जा से कम या अधिक ऊर्जा वाले जो धनायन हैं वो प्लेटों से टकरा जाते हैं और रेखाचित S3 से निर्गत नहीं हो पाते हैं। S3 से केवल वही जो S3 स्लिट है, इससे वही धनायन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं जिनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, बाकी के सब इधर उधर होकर टकरा के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ अगर अपन देखें तो इस पूरे डायग्राम को अपन ये कह सकते हैं कि 3 भागों में अपन इसका वर्णन कर सकते हैं, जो मैंने बताया है। सबसे पहले आयन स्रोत। तो आयन स्रोत के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, विसर्जन नलिका होती है, गैसीय रूप में आयन स्रोत को काम में लाया जाता है। ऊर्जा फिल्टर के बारे में मैंने बताया आपको कि बेलनाकार स्थिर विद्युत ऊर्जा फिल्टर को काम में लेते हैं। और तीसरा संवेग फिल्टर के रूप में मैंने बताया बच्चों आपको कि तिर्य्य खंडीय चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अपन काम में लेते हैं। एक बात और यहाँ,
कि फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्हों की स्थिति परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुकमानुपाती होती है। अर्थात इस स्पेक्ट्रोग्राफ में द्रव्यमान वर्णक्रम रेखिक प्राप्त होता है, जिससे कण अति सुग्राही रूप से द्रव्यमानों के मान का अपन मापन कर सकते हैं। मतलब सुग्राह्यता के साथ इसका जो है ना मापन अपन कर सकते हैं। अगर इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की आप विशेषताएं देखें बच्चों, तो इसमें जैसे मैंने यहाँ 5 विशेषताओं को बताया है। नंबर 1 कि स्लिट S3 पॉइंट बिंदु O तथा फोटोग्राफी प्लेट P तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। दूसरा, प्राप्त जो भी द्रव्यमान वर्णक्रम है वो सब रेखीय प्राप्त होते हैं। तीसरा, अपन कह सकते हैं कि इनकी विभेदन क्षमता 10⁴ की कोटि की होती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। चौथे पॉइंट में अपन कह सकते हैं कि प्लेट P पर अंकित चिन्ह सम्मित तथा सुस्पष्ट प्राप्त होते हैं अपने को। और पांचवें के रूप में अपन ये भी कह सकते हैं कि धनायनों के वेग तथा दिशा में फोकसन एक साथ होने के कारण अन्य स्पेक्ट्रोग्राफों की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट पर उच्च तीव्रता का रेखांकन हमें प्राप्त होता है, जिससे अपने को आगे स्टडी करने में मदद मिलती है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी उपकरण हो, जितनी उसकी विशेषताएं होती हैं कहीं ना कहीं कोई उसमें कमी रह जाती है। इसी तरह से इसमें भी कुछ कमी के रूप में अपन बता सकते हैं कि इसकी सुग्राह्यता को हम अगर और अधिक बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते। फोटोग्राफी प्लेट की सुग्राह्यता एक सीमा से ज़्यादा हम नहीं बढ़ पाती है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि अत्यल्प मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में अगर अपने पास समस्थानिक उपस्थित हैं तो उनका द्रव्यमान हम इस स्पेक्ट्रोग्राफ से अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये जो है आज का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में मैंने बताया, और इसकी खासियत ये है कि ये द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है। तो आज के लिए अपन इतना ही बहुत है। अगले लेक्चर में आप नए टॉपिक इसमें देखोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। इसके जो पहले वाले जो हैं उनको भी आप पहले देखिए और उसके बाद इस वाले वीडियो लेक्चर को देखिए।